Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So today is 13th of Jan 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू 5.7% इन दिसंबर. अब तक का ये बताया जा रहा है कि अगर हम लास्ट ईयर से देखें, so India's retail inflation recorded for a 4-month high in 5.7% in December 2023 from 5.5% a month earlier. तो अगर हम इससे पहले का देखते हैं नवंबर और उससे पहले का जो हम डेटा देखते हैं तो इट वाज 5.55%. लेकिन दिसंबर में ये जो डेटा था रिटेल इन्फ्लेशन का वो इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, 5.7% हुआ है. इसका मेन रीजन क्या बताया जा रहा है? द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द रोज इन द प्राइसेस ऑफ फूड प्राइसेस. यहाँ पर जो फूड प्राइसेस हैं इसमें हमें थोड़ा सा हाई दिखाया नेशनली. ड्यू टू दैट जो फूड प्राइस अगर हम बात करते हैं उसका टोटल जो है इट वाज 9.5% से ये रोज होकर मतलब बढ़कर कितना हो चुका है आपका 10% हो गया है. तो फूड प्राइसेस के बढ़ने के कारण यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल हम बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन की, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, इसमें भी क्या हुआ है आपका इजाफा हुआ है, राइज हुआ है. ओके, सो क्या आप यहाँ पर देखिए कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है यहाँ पर अक्टूबर टू दिसंबर में अभी यहाँ पर क्या हो हमें राइज दिखा है. सो ये कहा जा रहा है कि क्वार्टर हैज बीन 5.4% मॉडरेटली लोअर देन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्शन. ऑल्दो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने क्या किया था, प्रोजेक्शन किया था कि इस सीजन में मतलब कि आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इंक्रीज होगा, राइज होगा. बट अभी इतना भी नहीं हुआ है. इट वॉज 5.4%. यहाँ पर जो टोटल प्रोजेक्शन है उससे थोड़ा सा कम ही है. ओके, सो ये hopes of an interest cut on the horizon remain bleak. तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसे हमें पता है कि अगर जब आपका इन्फ्लेशन में राइज होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है, आपका रिटेल इन्फ्लेशन में राइज होता है, तो क्या होता है आपके जो प्राइसेस होता है, हम इन्फ्लेशन को कैसे कर्व करते हैं, आरबीआई इन्फ्लेशन को कर्व कैसे करती है, हमने इसे कई बार डिस्कस किया, आप लोगों को पता होगा. यहाँ पर क्या आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, आपकी जो वेरियस रेट्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं रेपो रेट की, यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट हुआ, आपका सीएलआर हुआ, एसएलआर, तो ये कुछ वेरियस रेट्स होते हैं. स्पेशली हम बात करते हैं रेपो और रिवर्स रेपो रेट की. तो इनमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको चेंज किया जाता है. या तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया हो तो उसके बेसिस पर जो रेट होता है उसको बढ़ा दिया जाता है. इन्फ्लेशन बढ़ने से जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसको इंक्रीज करने से क्या फायदा होता है, फायदा नहीं हम कह सकते हैं, एक्चुअली ये होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके इन्फ्लेशन हो क्यों रहा है, जब इंसान ह्यूमन जो आपके पर्सन है, जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, ज्यादा स्पेंड कर रही है ना. अगर आपके पास यहाँ पर 100 रुपए हैं, आज आपने 100 रुपए कमाए, लेकिन आपने सोचा कि अरे आज तो 100 ही रुपए, लेकिन कल आपने 200 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल आप डेली वेज वर्कर हैं, आपने 200 रुपीज अर्न किए, तो आपने बोला अरे आज तो मेरे पास 200 रुपीज है, मैं क्या करता हूँ इसको स्पेंड करता हूँ. तो हमने यहाँ पर 200 रुपीज को स्पेंड कर दिया. तो इससे क्या होता है, अगर आपके हाथ में पैसे कम होंगे तो आप स्पेंड कम करेंगे, अगर आपके हाथ में पैसे ज्यादा होंगे, मनी ज्यादा होगी, तो आप स्पेंड ज्यादा करेंगे. सो इंटरेस्ट रेट से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट से मतलब जो हम लोन की बात करते हैं, आपके जो ये लोन लिए जाते हैं तो उनका रेट अगर ज़्यादा होंगे तो क्या आप लोन लेंगे. अगर फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो मैं 1 लाख रुपए जो ये लोन लेने जाऊंगी, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो मैं अभी क्यों लूंगी, मैं सोचूंगी जब रेट यहाँ पर कम हो जाएगा तब मैं लूंगी. तो इस तरीके से जो वेरियस रेट्स होते हैं इसमें कम किया जाता है. तो अभी ये कहा जा रहा है कि अभी ये होप है कि इंटरेस्ट रेट्स का ये जो हॉरिजन है वो कम नहीं होगा, ऑल्दो ये जो प्राइस था वो एक्सपेक्टेड ही था. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे लॉ ऑन CECEC. चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्शन इशूज नोटिस टू गवर्नमेंट. अब देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे मतलब पिटिशनर्स ने क्या किया था, पिटिशन फाइल की कि फॉर एग्जाम्पल जो अर्ली जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जो हमारा जो टॉप कोर्ट है उसका अर्ली जजमेंट ये था कि आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा. तो पहले जुडिशरी ने यहाँ पर क्या किया था कि पिटिशनर सेड द एक्ट डायल्यूटेड द अर्लियर जजमेंट ऑफ टॉप कोर्ट इन द
मैटर बाय रिप्लेसिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद आ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन द सिलेक्शन कमेटी। पहले अगर हम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनके सिलेक्शन के लिए कौन कौन होगा वहां पर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे एंड अपोजिशन पार्टी के यहाँ पर लीडर होंगे, ये 3 मेंबर होंगे। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में न्यू लॉ आया हुआ है और इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। इनको रिप्लेस करके हमने किसको यहाँ पर रखा? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन सिलेक्शन कमेटी में यहाँ पर रखा गया है। इसी के चलते यहाँ पर पिटिशनर्स ने पिटीशन फाइल की, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को यहाँ पर इस पर स्टे लगा दिया है। सो आई लुक एट व्हाट द सेक्शन 7 and 8 ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 सेज। यहाँ पर जो सेक्शन 7 और 8 है वो क्या कहता है? सेक्शन 7 मैंडेट द सिलेक्शन कमिटी टू कंसिस्ट ऑफ द Prime Minister, Union Cabinet Minister and leader of the opposition of the leader of the largest opposition party in लोक सभा। लोक सभा में जो भी आपकी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उनके लीडर रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे आपके, और साथ साथ यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। तो ये 3 पर्सन होंगे आपके सिलेक्शन कमिटी में। सेक्शन 8 की बात करते हैं। सेक्शन 8 अलाउज द सिलेक्शन कमिटी टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। तो ये क्या कहता है? कमिटी को ये अलाउ करता है कि वो ट्रांसपेरेंट मैनर में क्या कर सकते हैं? अपना प्रोसीजर को यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं एंड कंसिडर पर्सन अदर देन दो सजेस्टेड बाय सर्च कमिटी। तो यहाँ पर देखिए एक सर्च कमिटी भी है, उनके द्वारा यहाँ पर अगर किसी पर्सन को हमने क्या किया, उस कमिटी ने रिकमेंड किया कि आप इस पर्सन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। तो बट ये जो सिलेक्शन कमेटी है वो क्या कर सकती है? उनका जो सजेशन है उसको ना कंसिडर करते हुए भी कुछ दूसरा जो सजेशन है उसको भी कंसिडर कर सकती है। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये 2014 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, सो ये क्वेश्चन आया क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक आर्टिकल नीचे मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। नाउ विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आपका क्वेश्चन क्या है कि विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, आपका एक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? वेटलैंड इंटरनेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी टू द रामसार कन्वेंशन। इट इज सेइंग कि ये क्या है? आपका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितनी भी यहाँ पर रामसार कन्वेंशन है आपका, उसमें जितने भी सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर क्या किया है? इस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब वेटलैंड जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फॉर्म किया है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? सेकंड क्वेश्चन की बात करते स्टेटमेंट की बात करते हैं। इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज। Okay, now it says it works at the field level to develop and mobilize knowledge. इसका काम क्या है वेटलैंड इंटरनेशनल का? कि इट डेवलप नॉलेज एंड जो भी नॉलेज होता है उसको मोबिलाइज करता है और उसका प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है इसको यूज़ करता है प्रैक्टिकल में कि इसका क्या हम बेटर पॉलिसीज लेकर आ सकते हैं, एडवोकेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर में उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से आपके कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट, आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न के रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। नाउ इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस crop at a point of time. What it says, it's saying the statement first is saying it can be defined as a proportion. मतलब कि हम क्रॉपिंग पैटर्न को क्या कर रहे हैं? एक पोर्शन की तरह डिफाइन कर रहे हैं। एरिया, प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो मतलब यहाँ पर वेरियस क्रॉप है, हमने यहाँ पर क्या किया? वीट को भी ग्रो किया, राइस को भी ग्रो किया, तो आपके वेरियस यहाँ पे क्रॉप्स को हमने क्या किया? ग्रो किया। सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में हमने जो वेरियस क्रॉप्स एक ही प्रपोर्शन में यहाँ पर किया है, इसको डिफाइन करता है आपका क्रॉपिंग पैटर्न। सो इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, यू हैव टू टेल दिस। इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट चेंजेस ओवर स्पेस एंड टाइम। सो दे आर सेइंग दैट क्रॉपिंग पैटर्न इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। कैसा है? क्या ये डायनामिक है? क्योंकि ये ओवर द स्पेस एंड टाइम के साथ साथ क्या होता है? अपने आप को चेंज करता रहता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कितनी स्टेटमेंट
स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है। सो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। वीडियो के एंड में दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सेंसस रिकॉर्ड्स 27% इंक्रीज इन वाटर बर्ड एट काजीरंगा। अब हम बात करते हैं किसकी, काजीरंगा नेशनल पार्क की। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आप लोगों को पता होगा, हमने इसे कई बार किया है। सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन आसाम। ओके, नाउ इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो हमारी वाटर बर्ड्स होती हैं, अभी यहाँ पर सेंसस हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, तो अभी यहाँ पर एक सर्वे हुआ है और इस सेंसस में और सर्वे में ये रिकॉर्ड किया गया कि देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 27% ऑफ वाटर बर्ड्स। मतलब जो वाटर बर्ड्स होती हैं आपकी, उनमें हमें 27% इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। सो इट इज अ गुड साइन, हम कह सकते हैं इट इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि द 5th वाटर बर्ड सेंसस conducted through the citizen scientist initiative from January 9-10 across 1,302 square kilometer wildlife reserve revealed the presence of 84,839 birds, which was 18,063 more than the number recorded in 21 and 22। 21 and 22 की बात करते हैं, तो यहाँ पर उस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वी हैव रिकॉर्डेड 18,060 मोर बर्ड्स इन द रीजन। ओके, सो इस रीजन में हमें यहाँ पर इतना रिकॉर्ड हुआ है। सो ये कहा जा रहा है, ऑफिशियल्स ने कहा कि काजीरंगा अमंग द टॉप 5 हैबिटाट्स ऑफ वाटर बर्ड इन द कंट्री। अगर हम काजीरंगा की बात करते हैं, सो काजीरंगा इट इज अ टॉप ऑफ 5 हैबिटाट जहां पर आपको वाटर बर्ड्स देखने को मिलती हैं। ओके, सो इट वाज अ 5th वाटर बर्ड सेंसस। अब हम बात करते हैं किसकी, काजीरंगा की। अब इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी कहा गया कि कुछ हमें न्यू वर्ड्स भी, टोटल अगर हम बात करते हैं तो 82 स्पीशीज ऑफ, मतलब कि यहाँ पर जो बर्ड्स की स्पीशीज है उसको स्पॉट किया गया है। ओके, नाउ अब हम काजीरंगा की बात करते हैं। काजीरंगा का है, काजीरंगा आपका एक नेशनल पार्क है। इट इज अ प्रेस्टिजियस नेशनल पार्क इन इंडिया, सिचुएटेड इन द नदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये कहाँ है आपका, गोलघाट एंड नागौन इन द स्टेट ऑफ आसाम। आसाम में। ये कब क्रिएट हुआ है आपका, 1904 में। इट वॉज डिक्लेयर अ नेशनल पार्क इन 1974 में, इसको नेशनल पार्क हमने डिक्लेयर किया, और टाइगर रिजर्व इन 2007 में। ओके, काजीरंगा इज अ आप कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है यूनेस्को की। इट इज अ यूनिक नेचुरल इन्वायरमेंट इन द ईयर ऑफ 1985। सो 1985 में इसे हमने क्या डिक्लेयर किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, इसको डिक्लेयर किया गया था। द पार्क हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसाइटी। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बहुत सारी बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं। इट इज अ होम ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ माइग्रेटिंग एंड इनहेबिटेंट बर्ड्स। तो यहाँ पर बहुत सारी आपकी जो माइग्रेंट बर्ड्स होती हैं और इनहेबिटेंट बर्ड्स होती हैं इधर आती हैं। ओके, ये कहाँ पर आपका सिचुएटेड है, इन द बैंक ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। आपकी यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, तो उनके किनारे पर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपकी एक और जो बिग 4 स्पीशीज हैं आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है। कौन कौन सी, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो। सो ये आपकी 4 बिग स्पीशीज हैं। और भी स्पीशीज है, ऐसा नहीं है कि अदर स्पीशीज नहीं है, मतलब कि अदर यहाँ पर एनिमल्स नहीं है, बट जो राइनो, एलिफेंट एंड रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं। ओके, सो ये हुआ आपका। अब हम थोड़ी सी वाटर बर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो वाटर बर्ड आर ग्रुप ऑफ बर्ड दैट मेक्स अप वन ऑफ द मोस्ट कैरिस्मेटिक फॉना विच inhabited wetland. There are many types of water bird which live on and around bodies of water. तो अगर हम water bird की बात करते हैं तो इस द ग्रुप ऑफ वाटर, ये बहुत ही आपका मतलब कि जो आपके वेटलैंड्स होते हैं उनके आसपास ये यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो ये जितनी भी होती है वाटर बर्ड्स आपकी वर्टिब्रेट्स एनिमल है ना, ये स्पीशीज होती हैं जो नियरली वाटर के पास ही यहाँ पर पाई जाती हैं और रहती हैं। ये इनका एक यूनिक कैरेक्टर है, आप कह सकते हैं। इसमें आप कुछ बर्ड्स के नाम दे सकते हैं, पेलिकन्स आपने देखा होगा, डग, और आपके जो सम लून्स एंड डाइवर्स भी होते हैं। तो डेवलप इनके बीच में एक इंडिविजुअल डिजिट है। सो वाटर बर्ड स्पीशीज ऑल्सो हैव वाटर प्रूफ फेदर एज एन एडेप्टेशन टू द वाटर। तो ये जो वाटर बर्ड्स होती हैं इनकी जो फेदर होते हैं, पंख जैसे हम कहते हैं, तो ये वाटर प्रूफ होते हैं। ये एक मतलब कि फिनोमिना है, आप कह सकते हैं। ओके, सो स्पीशीज सच एज स्टॉर्क एंड हेरॉन्स हैव वेरी लॉन्ग लेग विच अलाउ देम टू सर्च फॉर फूड एंड अ शैलो वाटर विदाउट वेटिंग देयर प्लूमेज। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर पूरा वाटर बर्ड्स का कैसा होता है, कलेक्शन होता है। दे आर कमिंग टुगेदर हियर। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए एडिटोरियल सेक्शन में ऐसा आज जो कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है,
बट हम यहाँ पर इन 2 आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये आर्टिकल आपके लिए एक एनालिसिस की तरह है। इसमें यहाँ पे पुलिस के बारे में क्या किया गया है, पुलिस ऑफिसर्स के बारे में एनालिसिस किया गया है। तो इस आर्टिकल को यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम इस आर्टिकल की बात करते हैं नंबर्स गेम। अभी हमने कल ही डिस्कस किया था। कौन सा अवार्ड, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर कौन सा आपका स्टेट आया है, इंदौर, सॉरी नॉट इंदौर, ये इंदौर आपकी फर्स्ट सिटी है जो कि क्लीनेस्ट सिटी है। तो कंटिन्यूसली फ्रॉम द 7 ईयर कंजिक्यूटिव ईयर से आपकी जो इंदौर है वो फर्स्ट सिटी आ रही है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो क्लीनेस्ट सिटी है वो कौन है, इंदौर। इस साल यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर कौन आया आपका, सूरत। ठीक है, थर्ड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट में आपका इंदौर है, सूरत है, उसके बाद विशाखापट्टनम, और उसके बाद आपका यहाँ पर विशाखापट्टनम के साथ साथ और फिफ्थ नंबर पर आपका भोपाल आ जाता है। तो यहाँ पर टॉप 5 जो सिटीज हैं क्लीनेस्ट सिटीज के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम अगर स्टेट की बात करते हैं तो किस स्टेट को यहाँ पे क्लीनेस्ट स्टेट माना गया है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने कल ही इसे डिस्कस किया है कि कौन सा स्टेट आपका क्लीनेस्ट स्टेट की उसमें आता है। एमपी में आपकी जो है, मध्य प्रदेश में इंदौर आता है, आपका भोपाल आता है, लेकिन वो फर्स्ट नंबर पर नहीं है, वो सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश स्टेट वाइज अगर हम देखें। बट अगर हम सिटी वाइज देखते हैं तो इंदौर जो सिटी है वो आपकी फर्स्ट नंबर पर आती है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर एनुअल एक्सरसाइज किया जाता है, जिससे कि जो भी सिटीज और टाउन्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सके। यहाँ पे वेरियस पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो इस पैरामीटर्स में सारी चीजों को देखते हुए हमारे सामने क्या निकल कर आता है कि सिटी ऑफ इंदौर इन मध्य प्रदेश हैज बीन एडजर्ड इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7th ईयर इन अ रो। सो इन अ रो ऑफ 7th ईयर इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया। उसके बाद यहाँ पे टॉप 10, जैसे कि देयर इज अ सर्टेन वॉलेटिलिटी बियॉन्ड द टॉप 10, अहमदाबाद, चंडीगढ़, ग्वालियर, ये भी यहाँ पे वॉलेटाइल सिटीज हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो क्लीनेस्ट कंटोनमेंट टाउन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो माओ है, तो माओ इज द क्लीनेस्ट कंटोनमेंट टाउन है आपका। वाराणसी की बात करते हैं, वाराणसी, प्रयागराज आर प्राउड विनर्स ऑफ क्लीनेस्ट गंगा टाउन। तो हम वाराणसी एंड प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लीनेस्ट गंगा टाउन, मतलब गंगा जो नदी है आपकी, गंगा रिवर है, उसके आसपास जो टाउन है, तो उसमें से वाराणसी एंड प्रयागराज आपका क्या है, क्लीनेस्ट में आता है। उसके बाद बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर, मतलब इनको नाम दिया गया है। अब उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि देखिए अभी हमने इस तरीके की एक्शंस लिए हैं, हम इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कावेरी और नर्मदा टाउन, इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है, बट अभी इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। सो इस आर्टिकल में अभी इतना ही है और ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज हाल ही फिलहाल में यहाँ पे द 3-day कॉन्फ्रेंस इन जयपुर। जयपुर में यहाँ पर 3 दिन की क्या होती है, आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में अगर हम बात करते हैं ऑफ पुलिस ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया, तो पूरे इंडिया के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल की और पुलिस ऑफिसर्स की बात करते हैं तो उनके लिए कॉन्फ्रेंस थी। तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है वॉज अ काइंड ऑफ स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज एज वेल एज लर्निंग एक्सपीरियंस एज मेनी सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म द कोर ऑफ द एजेंडा। तो इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिन्होंने इसको यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये किसके द्वारा लिखा गया है, इज अ फॉर्मर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग डायरेक्टर के द्वारा उन्होंने लिखा है इस आर्टिकल को। तो इन्होंने कहा कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइजेस थी जो और लर्निंग एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर आज के टाइम का जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एरिया है, इसका जो कोर एरिया है, कोर एजेंडा, इसको बनाया गया था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पुलिस की। Okay, so the sign is that there is a growing importance behind attached to law enforcement in the country and the high stake that the administration has in the efficient policing। तो यहाँ पे efficient जो policing है इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी बातचीत की गई है। अब एक तरीके से हम पहली बात करते हैं पुलिस की इमेज और फेडरल इशू क्या आता है। आज भी अगर कोई यहाँ पर मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर डरते हैं कि हम पुलिस के पास जाएंगे तो वो ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो ये जो अभी डर है, ट्रस्ट अभी भी यहाँ पर हमें मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेस है उसमें बिल्ड करना अभी रह गया है। सो व्हाट कैन नॉट बी स्वेप्ट अंडर द कार्पेट इज अनडिनाइबल फैक्ट दैट द पुलिस हैव स्टिल टू अर्न द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेस। तो अभी भी पुलिस को यहाँ पर जो पॉपुलेशन है हमारी, जनता है हमारी, उनका जो ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है उसको यहाँ पर क्या करना होगा, उसको गेन करना होगा, है ना। तो इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनका जो इमेज है पब्लिक आइज में
कंटिन्यूटली यहाँ पर आप सभी को पता है कि पुलिस की जो इमेज है वो किस तरीके से है। आज भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर हम पुलिस स्टेशन जाने में कतराते हैं। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर जो डिस्ट्रेस है इसे हमें खत्म करना होगा। उसके बाद इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इवन 7 decades आफ्टर द इंडियाज इंडिपेंडेंस सिटीजन्स डू नॉट हैव गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल रीच आउट द पुअरेस्ट इन द कम्युनिटी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके 7 decades हो चुके हैं टोटल। आज़ादी को हमारे 75 ईयर से ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है, बट स्टिल यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनके पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पूरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी तक पहुंचकर उनको एक तरीके से गार्जियन प्रोवाइड कर सके। सो ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोर टेक्नोलॉजी एडेप्ट। अब यहाँ पर जो हमारी न्यू बात करते हैं पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना होगा। अगर आज के टाइम पर आपने देखा होगा पुलिस में जो न्यू कांस्टेबल की यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है कांस्टेबल और पुलिस लेवल पर, तो आपकी बहुत ज़्यादा हो रही। तो क्या यहाँ पर वो न्यूली आपके यंग्स न्यू हैं इसलिए उनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता है? तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। इन फेयरनेस टू द पुलिस हाउएवर इट मस्ट बी said that they have become more technology savvy। आज के टाइम पे आपकी जो पुलिस हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सेवी होती जा रही है ना? क्यों? बिकॉज पॉसिबली वी हैव मोर एजुकेटेड पुलिसमैन इन द लोअर इनकोल्स देन बिफोर। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोअर लेवल पर देखें, जैसे कि कांस्टेबल की बात करते हैं, है ना, और जो आपके सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर मेरे लिए ये कहा जा रहा है कि यंग जो आपके मैन एंड वुमेन है वो यहाँ पर रिक्रूट उनका यहाँ पर डायरेक्ट उनकी एंट्री हो रही है। तो क्या इस वजह से हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो लर्न कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है आपकी बढ़ती जा रही है। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट एंट्री हो रही है, ये उनकी अपॉर्चुनिटी है और उनका टैलेंट है जो ये शो कर रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफिसर ऑफ द IPS अलोन हॉग ऑल अटेंशन एंड द ग्लोरी डिप्राइविंग द लोअर रैंक ऑफ एनी चांस टू प्रूव देमसेल्फ। यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो आपके IPS ऑफिसर होते हैं, है ना, जो आपके हेड होते हैं, आप कह सकते हैं जो आपके हेड होते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, जो पूरा अटेंशन होता है, ग्लोरी होती है, वो अपनी तरफ ले लेते हैं। और जो लोअर रैंक के होते हैं उनको जो उनका चांस मिलना चाहिए, उनको खुद को प्रूव करने का उनका जो मौका मिलता है उसको उससे डिप्राइव करते हैं। तो ये जो सिचुएशन आती है वर्ल्ड में हर जगह आपको हर अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी ने आपकी अगर लोअर रैंक के पर्सन ने ऑफिसर ने आपकी हेल्प की है तो आपको उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसे प्रेज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिप्राइविंग देम। सो ये कुछ फैक्ट्स की यहाँ पे बात की गई। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आपकी पुलिसिंग में भी कई बार क्या होता है, पॉलिटिक्स का शेडो होता है। पॉलिटिक्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आ ही जाती है और आती ही है। यू कांट इग्नोर दिस। ओके, सो नो डिस्कशन ऑफ policing कैन बी कंक्लूडेड विदाउट रेफरिंग द इंटरनल कंप्लेंट ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। तो यहाँ पर आपकी जो पुलिस फोर्स है उसमें भी पॉलिटिसाइजेशन आपको देखने को मिलता है। आपकी कुछ जो नेता मंत्री होते हैं वो उनके अंडर में जो पुलिस फोर्स होती है उनको रखते हैं, जिससे कि हमारा उनका काम होता रहे। वो ये कहते हैं कि आपका हम प्रमोशन करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। सो इस तरीके से जो पुलिसिंग उसमें भी आपको ये जो कंडक्ट है पॉलिटिक्स का वो देखने को मिलता है। वी ऑल हैव सीन दिस। सो द नैगिंग क्वेश्चन ऑफ हाउ टू इंसुलेट अ पुलिसमैन फ्रॉम political caprice dominates all debate on the police। okay, so ये थोड़ा सा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। so ensuring the independence and autonomy of the operation for the police force is a pipe dream until the whole police change। तो यहाँ पर जब तक हॉल पॉलिटी आपकी चेंज हो जाती है तो हमें यहाँ पर जो पुलिस है उनकी जो इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी है ऑपरेशंस को लेकर उसको क्या करना होगा, उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर करना होगा। सो ये इस आर्टिकल में आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इनोग्रेटेड। अब इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ब्रिज यहाँ पर क्या किया गया, आपका इनोग्रेट किया गया है। सो द 6 लेन ट्रांस हार्बर ब्रिज इज 21.8 किलोमीटर लॉन्ग विद 16.5 किलोमीटर सी लिंक। तो यहाँ पर इस ब्रिज का नाम क्या है, अटल सेतु ब्रिज। आप इसकी यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका इंडिया का क्या बन चुका है, एकदम लॉन्गेस्ट ब्रिज यहाँ पर बन चुका है। अब इस ब्रिज के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देखते हैं। सो इट इज कंट्रीज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी। मतलब हमने ये से क्या किया है, समुद्र के ऊपर बनाया है। आपका ये जो सी है ना, इसके ऊपर हमने इस ब्रिज को बनाया है। इट इज 22 किलोमीटर लॉन्ग, ट्विन कैरीज 6 लेन ब्रिज है आपका ओवर द थाने क्रीक एंड इन द अरेबियन सी। कहाँ है ये आपका, ओवर द थाने क्रीक इन द अरेबियन सी। इट इज ऑफिशियली नेम्ड एज अ अटल सेतु नव सेवा
सी लिंक, अटल सेतु नव सेवा सी लिंक इसका नाम है। द MTHL includes 16.5 किलोमीटर सी लिंक एंड विडिकेट द लैंड एट ईदर एंड with a cumulative length of 5.5 किलोमीटर। ओके, सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्टेड बाय मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड JICA, द MTHL will bring down the average travel time between the Sewri and Chile from 61 किलोमीटर currently less than 16 मीटर। तो इससे क्या होगा, जो हमारा हम फॉर एग्जाम्पल नावी मुंबई जाते थे, मुंबई से हम बात करते हैं, आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, मुंबई से हमें नावी मुंबई जाना है, तो इसके लिए हमें कितने टाइम लगते थे? फॉर एग्जाम्पल 20 घंटे लगते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, तो अब आपको कितने घंटे लगेंगे? सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। तो जो टाइम है उसको यहाँ पर क्या किया गया है? खत्म किया गया, मतलब कि कम हुआ है आपका। सो हियर यू विल सी दैट कि इसमें आपका जो टाइम है जो ब्रिज का, वो क्या हो जाएगा, मतलब 20 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, उसका जो टाइम उसको रिड्यूस हुआ है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज US UK लॉन्च जॉइंट स्ट्राइक अगेंस्ट हुतीज टारगेट्स आफ्टर रेड सी अटैक। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है, US और UK ने एक जॉइंट स्ट्राइक यहाँ पर लॉन्च की है कि उन्होंने क्या किया, जो रेड सी में अभी अटैक हो रहे हैं, आपने देखा होगा फर्दर किस तरीके से यहाँ पर रेड सी में जो भी हमारे कमर्शियल शिपमेंट्स हैं उनके ऊपर हुतीज के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपका अटैक किया जा रहा है। इसी के चलते US और UK ने क्या किया, एक जॉइंट स्ट्राइक यहाँ पर लॉन्च किया है। सो एमिड स्पायरिंग मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक ऑन कॉमर्शियल शिपिंग इन द रेड सी। यहाँ पर आपको ड्रोन के थ्रू और जो कमर्शियल जो शिपिंग्स हैं उनके ऊपर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपकी जो मिसाइल्स है उसको स्ट्राइक किया जा रहा है। सो इसी के चलते यहाँ पे US और UK ने क्या किया है, एक जॉइंट स्ट्राइक ऑन हुतीज मिलिट्री टारगेट इन यमन। तो यमन के ऊपर जितने भी यहाँ पे हुतीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ओके, सो इसमें मेन उनका ये है कि आवर conversation focus on maritime security challenge especially in the Red Sea region। तो रेड सी रीजन में हमारा जो कन्वर्सेशन है मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो चैलेंज है वो क्या हो रहा है, उसमें हमारा मेन फोकस है। इसी के चलते हमने क्या किया है, इस स्ट्राइक को लॉन्च किया है। अब हम रेड सी की बात कर लेते हैं। सो ये आपका है, देखिए ये पर्शियन गल्फ है और पर्शियन गल्फ से अगर आप ईरान और ये पर्शियन गल्फ आ जाता है, इससे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये आपका इंडियन ओशन है, यहाँ से आप आएंगे तो ये आपको येमेन दिखेगा, येमेन से आप यहाँ पर जाएंगे, रेड सी है। येमेन में ही आपको एक ग्रुप दिखाई देगा, एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हुतीज। तो ये लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पे शिपमेंट आ रहा है कमर्शियल शिपमेंट, उनके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं बाय ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्या, रेड सी। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इससे आपका एक मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि रेड सी को यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज का, रेड सी के साथ कितनी कंट्रीज का यहाँ पर बॉर्डर लगता है। ओके, सो देखिए न्यूज और आर्टिकल्स यहीं पर खत्म होते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, ओके, विथ रेफरेंस टू कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। तो इसमें से आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। सो इट वर्क्स at the field level to develop and mobilize knowledge and use practical experience to advocate for better policies। So B option is your correct option। यहाँ पर हम explanation देख लेते हैं। So Wetland International was formed in 1954। The Ramsar Convention यहाँ पर 1971 में साइन होता है। So इसलिए यहाँ पर जो आप कैसे कह सकते हैं कि रामसार कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पर आपका फॉर्म होगा, है ना, सिग्नेटरी। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रॉपिंग पैटर्न। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू। ओके, सो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। सो क्रॉपिंग पैटर्न इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट चेंजेस ओवर स्पेस एंड टाइम। ओके, ये स्पेस और टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप एट point of time, in other word in early sequence and spatial arrangement of showing and follow a given area। so इसमें से हम बात करते हैं किसकी, it can be defined as a proportion of area अंडर वेरियस क्रॉप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, लेकिन हमें क्या बताना था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारे तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।